नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। गोरखपुर में होली मनाएंगे योगी आदित्यनाथ। 3 दिन तक गोरखपुर में ही रहेंगे योगी आदित्यनाथ। गोरक्षनाथ पीठ में होली मनाएंगे योगी आदित्यनाथ। देखिए, अब तक लगातार ये चर्चा चल रही थी कि हो सकता है कि इस बार ब्रज में होली मनाए योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब खबर ये है कि 3 दिन तक सीएम कार्यवाहक मुख्यमंत्री गोरखपुर में ही रहेंगे योगी आदित्यनाथ। गोरक्षनाथ पीठ में होली मनाएंगे योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक बड़ा अपडेट उनके होली मनाने के कार्यक्रम को लेकर। गोरखपुर में ही होली मनाएंगे योगी आदित्यनाथ। देखिए, इससे पहले भी कोई भी खास मौका रहा हो, हर खास मौके पर योगी आदित्यनाथ हमेशा गोरखपुर में ही रहे हैं। चाहे मौका नवरात्र का हो, होली का हो, दिवाली का हो या फिर कोई और अन्य पर्व क्यों ना हो, हर खास मौके पर वो हमेशा से गोरखनाथ मंदिर में रहे हैं। गोरक्षनाथ पीठ में ही होली मनाएंगे, गोरखपुर में होली मनाएंगे योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ा अपडेट। 3 दिनों तक गोरखपुर में ही रहेंगे और गोरखपुर की जनता ने देखिए उनको हमेशा ढेरों प्यार दिया है और इस बार भी गोरखपुर शहर से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी। गोरखपुर की जनता ने उनको बड़ी जीत दिलाई है। और दूसरी बात यह है कि तो पूरे उत्तर प्रदेश में जनता का साथ उनको मिला, लेकिन गोरखपुर से जो उनका पुराना नाता है, जो उनका अपना गृह क्षेत्र बन चुका है, ऐसे में गोरखपुर में ही रहेंगे 3 दिनों तक योगी आदित्यनाथ। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता। एसके, पहले चर्चा इस बात को लेकर चल रही थी कि हो सकता है इस बार की होली ब्रज में वो मनाएं, लेकिन गोरखपुर में ही हमेशा की तरह हर खास मौके पर जिस तरीके से योगी पहुंचते हैं गोरखपुर, इस बार भी होली के खास मौके पर गोरखपुर में ही रहेंगे योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, अगर हम देखें तो पिछले 5 कार्यकाल से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रज की होली में मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल होते रहे और ब्रज विकास परिषद का भी गठन उन्होंने किया है। लगातार हर वो कोशिश की है कि अयोध्या के बाद और काशी के बाद अगर किसी क्षेत्र का विकास हो धार्मिक स्थल के तौर पर, तो वो चित्रकूट और ब्रज क्षेत्र का हो। और लगातार मुख्यमंत्री वहां शामिल होते रहे, ब्रज की होली खेलते रहे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ पीठ में होली खेलेंगे और जिस तरीके से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बड़े अवसर पर गोरखपुर जाते रहे हैं और कहीं ना कहीं वहां के लोगों से उनका जुड़ाव रहा है। वो वन टांगिया बच्चों के बीच में दीपावली मनाने के दौरान भी जाते रहे हैं, होली के दौरान भी जाते रहे, उनको मिठाई और बाकी जो जरूरी चीजें हैं वो उपलब्ध कराते रहे हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे और 17 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। अगले 3 दिनों तक, मतलब 17, 18 और 19 तारीख तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे। और इन 3 दिनों में होली के साथ ही जो स्थानीय स्तर पर लोग हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जो शोभा यात्रा निकाली जाती है होली को लेकर गोरक्षनाथ पीठ से, उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो निश्चित है कि ये उनका वो कार्यक्रम है जो कि होली के दौरान रहने वाला है। और न्यूज़ वन इंडिया ये बात पहले से ही बता रहा था कि जो शपथ ग्रहण होगा वो होली के बाद होगा। तो कहीं ना कहीं इस खबर के बाद इन सारी चीजों पर मोहर लगती हुई न्यूज़ वन इंडिया की खबरों पर कि मुख्यमंत्री 3 दिन के लिए 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक गोरखपुर जा रहे हैं, जहां वो होली के साथ ही जो बाकी के वहां आयोजन होंगे उसमें भी शामिल होंगे। जी चलिए, एसके आपके पास वापस लौटेंगे, बाकी और अहम खबरों पर आपसे लेंगे अपडेट। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। डीजीपी ने ये आदेश जारी किए हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक छुट्टियां पुलिस वालों की, पुलिस कर्मचारियों की रद्द रहेंगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। डीजीपी ने आदेश जारी किए हैं और इन आदेशों के तहत पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी नहीं है 22 तारीख तक। आगामी त्योहारों को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। माफ कीजिएगा, 16 मार्च से 20 मार्च तक छुट्टियां रद्द रहेंगी। 16 से 20 तक त्योहारों के वक्त में छुट्टियां रद्द कर दी गई पुलिस कर्मचारियों की। और होली को लेकर देश भर में तैयारियां इन दिनों जोरों पर है। इस बार होली के दिन जुमा भी है, शब रात भी। ऐसे में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जुमे की नमाज का वक्त 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। 18 मार्च 2022 को जुमे का दिन है। जाहिर सी बात, उस दिन जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी और उसी दिन शबरात भी है और होली भी उसी दिन खेली जाएगी। तो लिहाजा मेरी हिंदू और मुसलमान सभी लोगों से अपील है कि एक दूसरे के मजहबी जज्बात, एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का पूरा पास और लिहाज रखें और अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और कम्युनल हारमनी के बुनियादी उसूलों पर अमल करते हुए किसी को भी एक दूसरे से कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े, इस बात को यकीनी बनाना हमारा और आपका, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि आप तमाम हजरात से इस बात की अपील की जाती है
कि जो जुमे के दिन जिन मसाजिद में, और ख़ासकर वो मसाजिद जो उनकी सड़कों पर हैं और वहाँ पे नमाज का वक्त 12:30 से 1 के दरमियान है, उनसे गुजारिश है कि वहाँ पे आधे घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लें और ज़्यादा इस बात की कोशिश की जाए कि मुसलमान जुमे की नमाज अपने महल्ले की मस्जिद में ही अदा करें, और जो लोग अपने बुजुर्गों, अपने रिश्तेदारों के इसाले सवाब के लिए शबरात के मद्देनजर शाम को कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते हैं, उनसे गुजारिश है कि असर की नमाज के बाद यानी 5 बजे के बाद ही कब्रिस्तान जाएं, जिससे कि किसी को भी कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हर हाल में हमें और हमारी और आप और सभी तमाम आवाम की ये जिम्मेदारी है कि हर हाल में अमन व अमान कायम रखें। सोमवार को रंग भरनी एकादशी के दिन जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जहां आगरा के कस्बा शमशाबाद में माथुर वैश्य महिला सशक्तिकरण ग्रुप के पदाधिकारियों ने भी होली मिलन समारोह मनाया। इस दौरान समारोह में सशक्तिकरण ग्रुप की तमाम सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रही। महिलाओं ने एक दूसरे को जमकर गुलाल लगाया और खूब बधाइयां दी। मनाया है, इसमें होली मिलन समारोह किया है, अपनी बहनों को बुलाया है, सभी बहनों को कलर लगाया है। एमबीआई महिला क्लब है हमारा, इंटरनेशनल एमबीआई क्लब। राधा कृष्ण की झांकी सजाई है और ये सोच मतलब सब लोगों को ये करा है कि हम सब मिलकर रहेंगे। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, हर्षोल्लास से बनाया जाता है। इसमें सारे भेदभाव मिटाकर सभी बहनों को मिलजुल कर रहना चाहिए, यही संदेश है मेरा सबको। सशक्तिकरण की बहनों ने सभी से मिलकर होली मिलन समारोह बनाया है, गुलाल लगाया है, सबसे इंजॉय किया है, सबसे सुलपहार किया है और ऐसा हम करते ही रहेंगे। मनाया है, इसमें होली मिलन समारोह किया है, अपनी बहनों को बुलाया है, सभी बहनों को कलर लगाया है। एमबीआई महिला क्लब है हमारा, लखनऊ में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। वक्फ बोर्ड की जमीन में घोटाले का मामला, बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी हैं जाफर हुसैन निलंबित हुए हैं। वक्फ दरगाह नवाब सुल्तान अली खान शिकोहाबाद का मामला, ईडी जल्द ही मामले पर पूरी जांच शुरू करेगी। वक्फ बोर्ड की यह बड़ी कार्रवाई, इस पूरे मामले को लेकर ईडी की जांच पड़ताल शुरू होगी। वक्फ बोर्ड की जमीन में घोटाले का यह पूरा मामला है। बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी सैयद जाफर हुसैन निलंबित हुए इसी पूरे मामले को लेकर और अब ईडी भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करेगी। वक्फ दरगाह नवाब सुल्तान अली खान शिकोहाबाद का यह पूरा मामला है, जिसमें मामले पर जांच ईडी जल्द ही शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बम्पर जीत की खुशी में सराबोर बीजेपी विधान परिषद चुनाव स्थानीय निकाय घोषित होने के बाद तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं बीजेपी में टिकटों को लेकर मारामारी भी तेज हो गई है। 9 अप्रैल को मतदान और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। वहीं चुनाव के घोषित होने से सभी दलों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी विधान परिषद में भाग्य आजमाना चाह रहे थे, लेकिन हाईकमान ने आज हारे हुए प्रत्याशियों के लिए बैरियर लगाकर उन अटकलों पर विराम लगा दिया है। बीजेपी ने साफ किया है कि हारने वाले प्रत्याशियों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश की 36 परिषद सीटों के लिए टिकटों के लिए मारामारी और तेज हो गई है। और आगरा की फतेहाबाद तहसील क्षेत्र के कस्बा शमशाबाद स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र पर यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षकों ने एक शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी का आयोजन किया, जहां ब्लॉक शमशाबाद क्षेत्र से रिटायर पूर्व शिक्षकों का सम्मान हुआ। वहीं इस दौरान आयोजन में शिक्षकों ने शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, इस मुद्दे पर अपने विचार भी रखे।
रंग भरनी एकादशी है। एकादशी के दिन रंग निकलता है। कस्बे में भ्रमण होते हुए लौट के फिर दाऊदी के मंदिर से शुरू होता है, यहीं पर लौट के दाऊदी के मंदिर समाप्त होता है। बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत शिक्षकों का यहाँ पर शैक्षिक यूनियन संगोष्ठी एवं यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा का ब्लॉक स्तरीय अधिवेशन के साथ साथ जो हमारे ब्लॉक क्षेत्र से अध्यापक पिछले कई सालों में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन सभी का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। देखिए, ये शिक्षक यूनियन गोष्ठी ये समय समय पर हमारा संगठन कराता रहता है, जिसमें विशेष रूप से जो शिक्षक रिटायर हुए हैं उनका सम्मान करना, साथ ही जो शिक्षकों की समस्याएं वो उस गोष्ठी में निकल के आती है उनका निराकरण। हिंदू मेला कमेटी के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है और आज से हमारा कार्यक्रम चालू है। आज एकादशी है, इस वजह से बड़े धूमधाम से रंग निकाला जा रहा है। और इसके बाद हमारा दूसरा है होलिका दहन। होलिका दहन हमारी पीछे 17 तारीख को होनी है। उसके बाद है हमारा तीसरा हिंदू मेला कमेटी के कंच मेले का प्रोग्राम। रायबरेली में अजगर सांप निकलने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद भी वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। इसी को लेकर लोगों में काफी नाराजगी भी है। ये रायबरेली की तस्वीर है जहां पर आप देखेंगे अजगर को देख लोग डरे हुए हैं और वन विभाग से कई बार इस बाबत शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग लोगों की शिकायतों को अनदेखा कर रहा है और लोगों की जान खतरे में है। नोएडा में एक 7 साल की बच्ची का अपहरण का मामला सामने आया है, जिसके बाद महज 24 घंटे में नोएडा पुलिस ने अपहरण का पूरा खुलासा किया और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि मोहल्ले में रहने वाले 2 युवकों ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी युवकों से पूछताछ जारी है। आरोपियों ने बच्ची को अपहरण उसका किया था महज 24 घंटों के भीतर ही, लेकिन इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस ने खुलासा किया और नोएडा पुलिस की अच्छी और बड़ी अचीवमेंट है ये। 24 घंटों के भीतर ही बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया और अब आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। अपहरण के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही इस बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। निशांत शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। निशांत, आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है, कैसे नोएडा पुलिस ने 24 घंटों के भीतर ही इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्त में लिया और इस पूरी गुत्थी को सुलझा दिया? हाँ बिल्कुल, ये थाना तड़ेतड़ क्षेत्र का मामला है जहाँ छिजारती इलाका पड़ता है। इलाके में 7 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण की सूचना जब परिजन जो है पुलिस को देते हैं तो उसके बाद पुलिस पूरी तत्परता के साथ में 24 घंटे के अंदर बच्ची को सकुशल बरामद करती है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सामने ये आया है कि जो दोनों आरोपी जो है मोहल्ले के अंदर ही, इलाके के अंदर ही वो रहते थे और जिसके बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने के बाद पूछताछ हो रही है, जिसके बाद सामने ये पता लग पाएगा कि क्या कारण था, किन कारणों के वजह से इसको अपहरण किया गया। और 7 साल की बच्ची है जिसको बरामद कर लिया गया। अब पुलिस जो है रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है अभी आरोपियों से। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और प्रयागराज में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज दुबे ने संदिग्ध दिख रही नाबालिग लड़की को मुस्लिम लड़के के साथ पकड़ा, जिसे सिविल लाइंस थाने में पुलिस पूछताछ कर रही है। मनोज दुबे की माने तो पकड़े गए युवक ने अपना नाम आसिफ और रहीम नगर लखनऊ का रहने वाला बताया, जबकि उसकी आईडी मुंबई महाराष्ट्र की निकली और बाद में लड़का पता बदलकर अपने आप को आजमगढ़ का निवासी बता रहा था। पूछताछ करने मोबाइल नंबर मांगने पर उसने बताया कि प्रतापगढ़ में मेरा मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया और बैग भी चोरी कर लिया। मार से बचने के लिए उन्होंने उसे सिविल लाइन थाने पहुंचाया। थाने पहुंचने के बाद लड़के ने अपना बयान बदल दिया और कहा कि कुछ लोग मुझे मार रहे हैं और रात में 11 बजे जिस व्यक्ति ने मुझे पकड़ा था वो मेरा 5-6 से 6 हज़ार रुपये लेकर मेरा मोबाइल छीन कर ले गया। नगर लखनऊ, फिर कहा कि आजमगढ़ के रहने वाले, फिर कहा कि भैया मेरा मोबाइल और मेरा सारा सामान प्रतापगढ़ में छूट गया, लूट लिया, चोरी हो गया। अब बता रहे हो तुम कि रात 11 बजे किसी ने मुझसे 11,000 रुपए 6,000 रुपए ले लिया और मोबाइल ले लिया।
अभी तो हम लोगों से बताया कि प्रतापगढ़ में ले लिया, क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी तो तुम कहे ना, लगातार झूठ बोल रहा है, लगातार। देखो ऐसी बात है, अभी मीडिया आ रही है इस पर। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर माफियाओं पर चलने के लिए तैयार हो चुका है। जी हां, ऐसा ही एक मामला मेरठ थाना टीपी नगर क्षेत्र के जगन्नाथपुरी इलाके से सामने आया, जहां यूपी के कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो के करीबियों पर पार्क की जमीन कब्जा कर अवैध दुकानें बनाने के आरोप में बुलडोजर चला दिया। इसके बाद पुलिस की कड़ी कार्रवाई के चलते पार्क के अवैध हिस्से को मुक्त कराया गया। इस बुलडोजर ने भी बड़ी मदद की है बीजेपी को सरकार बनाने में। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके थे कि 10 मार्च तक आराम पर है बुलडोजर, उसके बाद फिर चलेगा। मेरठ में एक तस्वीर है जहां माफिया बदन सिंह बद्दो के करीबियों के ऐसे ठिकानों पर यह बुलडोजर चल रहा है जो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए थे। माफिया बदन सिंह की अवैध कोठी पर बुलडोजर चला। ये जो आपके सामने अभी ध्वस्तीकरण हुआ है, ये पहले कभी पार्क की ज़मीन हुआ करती थी, अभी भी पार्क की ज़मीन है। इसमें धीरे धीरे भूमाफियाओं ने कब्जा करके, और इसमें जो सबसे बड़े भूमाफिया आपके मेरठ के बदन सिंह बद्दो और उनके सहयोगी, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और उसी में एक रेणु गुप्ता के नाम से इन्होंने यहाँ पे ये बिल्डिंग बना रखी थी, जिसका एमडी ने पूरे लीगल प्रावधानों का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया और इसका ध्वस्तीकरण आज हुआ। ये जो आपके सामने अभी ध्वस्तीकरण हुआ है, तो देखिए, माफिया बदन सिंह की अवैध कोठी पर बुलडोजर चला और उनके करीबियों ने जिस तरीके से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, उन जमीनों को मुक्त कराया गया है और उन जमीनों पर बुलडोजर चलाया गया। जो भी अवैध तरीके से यहाँ पर इमारतें खड़ी की हुई थी या फिर जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ था, उस सारे निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया। और इस बारे में पुलिस पूरी जानकारी दे रही थी कि अब यहाँ पर उनके करीबियों ने सरकारी ज़मीन थी, कोई पार्क की ज़मीन थी जहाँ पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन आखिरकार उस ज़मीन को अब मुक्त करा लिया गया है, क्योंकि बदन सिंह बद्दो और उनके करीबियों ने यहाँ की जो सरकारी ज़मीनें हैं उन पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था। अब उन ज़मीनों को मुक्त कराया जा रहा है और उसी के तहत ये बुलडोजर इन ज़मीनों पर चल रहा है। माफिया बदन सिंह की अवैध कोठी पर ये बुलडोजर चलता आप देख रहे हैं। देखिए, ये जो बुलडोजर है, ये बुलडोजर का इस बार राजनीति में भी खूब इस्तेमाल हुआ। अतुल शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरठ से। अतुल, बुलडोजर रेडी हो चुका है और न सिर्फ रेडी हो चुका है बल्कि एक्टिव मोड में भी आ चुका है। बदन सिंह बद्दो द्वारा, उनके करीबियों द्वारा जो अवैध कब्जा किया हुआ था जमीनों पर, उस अवैध कब्जा जमीनों को मुक्त कराया गया आज। देखिए पूजा, ये बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा योगी सरकार बनने के बाद मेरठ के अंदर पहली बार बुलडोजर चलता हुआ देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अवैध जमीनों पर कब्जा करते हुए थे ये बदन सिंह बद्दो, जो 2.5 लाख के इनामी है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो सहयोगी है, करीबी है, उन्होंने एक पार्क की जमीन पर कब्जा किया था, जिसको लेकर के लगातार अगर बात की जाए तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा था। कुछ दिन पहले ही जो बदन सिंह बद्दो, उनकी कोठी को ध्वस्त किया गया था। उसके बाद जो पार्क है उस पर एक मार्केट बनाकर दुकान बनाने का काम किया जाता है, जिसको लेकर के एमडीए की बात की जाए और पुलिस प्रशासन की बात की जाए, दोनों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज बुलडोजर चला करके सभी दुकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। योगी सरकार के अंदर अगर बात की जाए, साफ तौर पर देखा जाए तो जितने भी माफिया है सभी थर-थर कांपते हैं। वही अब दोबारा से 2022 में सरकार बनने के बाद फिर से माफियों की खैर देखने को नहीं मिल रही है। लगातार अगर देखा जाए तो पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं एमडीए और मेरठ विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो साफ तौर पर देखने को मिला है कि आज पहली बार मेरठ के अंदर अवैध जमीन के कब्जे को मुक्त कराया गया है। आगे भी इस फहरिस्त में और भी कई नाम और चेहरे हैं, जमीनें हैं क्या जल्दी से? हाँ, ये पूजा बिल्कुल सही है कि लगातार अगर देखा जाए तो मेरठ के अंदर कई ऐसी जगह है चिन्हित करके जिन पर बदन सिंह बद्दो का कब्जा है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उसको लेकर के साफ तौर पर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वहां की जो जांच पड़ताल है उसको करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह से कोई भी अवैध कब्जे पर किसी भी अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए पुलिस प्रशासन एमडीए का सहयोग लेकर के लगातार इसी तरह से कार्रवाई करता रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।
और बरेली में टीचर पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने कोचिंग संचालक शिक्षक की जमकर पिटाई की और साथ ही साथ विरोध में शहर में जुलूस भी निकाला। टीचर को जूते चप्पल से पीटने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। टीचर ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि फीस माफ कराने को लेकर परिजन उसके ऊपर दबाव बनाए थे। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र का है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे टीचर को पकड़कर उसका जुलूस निकाला जा रहा है, चप्पल जूतों से पिटाई लग रही है, पूरे जमाने भर में उसको बेइज्जत किया जा रहा है। गोंडा के नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में तैनात वरिष्ठ लिपिक संजय कुमार श्रीवास्तव का घूस लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मकान निर्माण नक्शा पास करने के नाम पर नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में तैनात बाबू ने घूस ली। इससे पहले घूस लेने का ऑडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते भ्रष्ट बाबू के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। मजिस्ट्रेट कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक संजय कुमार श्रीवास्तव करीब पिछले 12 सालों से तैनात है। कुशीनगर में बेसिक शिक्षा अधिकारी सस्पेंड हुआ। शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता को लेकर कार्रवाई। उर्दू के 6 शिक्षकों की नियुक्ति में बड़ी गड़बड़ी हुई थी। गोरखपुर के सहायक शिक्षा निदेशक ने जांच रिपोर्ट सौंपी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री निशंक ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के जरिए अब ये जो जीत है वो हम हासिल कर पाए, क्योंकि उनकी नीतियां जनता को इतनी पसंद आई हैं। विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा होगा, ये भी उन्होंने जिक्र किया। बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल जी हैं। सर, आज प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक बुलाई, क्या कुछ उन्होंने मंत्र दिया? क्योंकि जिस प्रकार से 4 राज्यों में किसी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, यदि इस चुनाव को आप देखेंगे तो कई दृष्टि से ये देश को एक नई दिशा देने वाला चुनाव हुआ है। लोगों ने जाति, धर्म, क्षेत्र सबको और परिवारवाद को, इस सबको एक तरफ रख करके विकास पर और विश्वास पर और सबके साथ चलने पर और सबके प्रयास पर ज़्यादा जोर दिया है। और यही प्रधानमंत्री का मंत्र भी है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, सबका प्रयास हो। और उसका रिजल्ट इस समय दिखा है। और यही उन्होंने मंत्र दिया कि इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि राष्ट्र श्रेष्ठता की ओर बढ़ सके। परिवारवाद को भी लेकर उन्होंने जिक्र किया। किस प्रकार से देखा गया था चुनाव में कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया कि एक परिवार से एक ही टिकट मिलेगा। इसको लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र किया कि अगर कोई नाराज है तो इसका दोषी मैं हूँ। नहीं, देखिए, वो तो शुरू से जब परिवारवाद पर चोट करते रहे हैं, परिवारवाद पर ही चोट तो किया प्रधानमंत्री ने हमेशा, कि ये परिवारवाद ने बेड़ा गर्क किया देश का, और इसलिए अभी परिवारवाद नहीं चलेगा। आखिरी सवाल रहेगा सर, उत्तराखंड में भी आप लोगों को बहुमत मिला है। सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आपका भी नाम, एक नाम जो है वो चर्चा में है। बहुमत ही नहीं मिला, बहुत ही प्रचंड बहुमत मिला है। और हमने मिथक को तोड़ा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार फिर कांग्रेस। इस मिथक को इस समय तोड़ा है। पिछली बार भी हम भारी बहुमत से सरकार में आए थे, और इस समय भी प्रचंड बहुमत से सरकार में हम लोग बना रहे हैं। विधानमंडल दल की बैठक होगी, नेता तय करेंगे, मुख्यमंत्री का नाम जल्दी आपके सामने होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रमेश निशंक पोखरियाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विधानमंडल की जब बैठक होगी तो मुख्यमंत्री का जो नाम है वो निकलकर जल्द से जल्द सामने आ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नयन गुसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।